ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो कल का लेक्चर है उसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो कल के लेक्चर्स में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को इलाबोरेटली डिस्कस किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के जो कंट्रोवर्शियल स्टेप्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फिर ये भी देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो टूटने लगती है। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ टाइम से ही ये टूटने की टेंडेंसीज, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर है, वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बहुत हद तक मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस डिसइंटीग्रेटिंग टेंडेंसीज को एटलीस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, इजंट इट। और क्यों ये हो रहा था डिसइंटीग्रेटिंग टेंडेंसीज, तो इसके वैरायटी ऑफ रीजंस थे। उसमें से एक रीजन था मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज, और पॉलिसी हमने देखा है लगभग पांच पॉलिसीज जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, और जिसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी थी एम्पायर की वो आम लोगों के नज़रों में गिरने लगी थी। और दूसरा रीजन तो ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ रूल्ड अ वास्ट एम्पायर में डिसइंटीग्रेटिंग टेंडेंसीज होना लाजमी था। तो ये दो मुख्यतः रीजंस हैं जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेटिंग टेंडेंसीज जो थी दिल्ली सल्तनत में वो मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ टाइम में स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही कि डेथ होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, और डेथ कब होता है 1351 में, एंड 1351 में हम लोग देखते हैं क्या कि जो कंडीशन थी दिल्ली सल्तनत की वो थी कि जो नोबल्स थे दे वेयर नॉट सपोर्टिव ऑफ द एम्पायर, दे वेयर व्हाट, दे वेयर अनहैप्पी, एंड दे वेयर अनहैप्पी व्हाई, बिकॉज ऑफ एमबीटी पॉलिसीज। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूं ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। नेक्स्ट हमने देखा था क्या कि एमबीटी के नोबल्स हो गए, उसके बाद जो थियोलॉजियंस थे दे वेयर ऑल्सो अनहैप्पी, व्हाई, बिकॉज ऑफ एमबीटीज लिबरल पॉलिसीज। लिबरल पॉलिसीज में मैंने आपको बताया था ना क्या, एक्सपेंशन ऑफ नोबिलिटी बेस, लिबरल पॉलिसी। और लिबरल पॉलिसी में अगर आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करना होगा तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एक्सपेंशन ऑफ नोबिलिटी बेस, और ये हम लोगों ने काफ़ी विस्तार में चर्चा कर रखी है, एक्सपेंशन ऑफ नोबिलिटी बेस। एंड सेकेंड, ऑडियंस टू नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स, और इसमें इंपॉर्टेंट नाम किसका है, जनाप्रभा सूरी का। जनाप्रभा सूरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जनाप्रभा सूरी जो है वो इनमें से किस किंग के कंटेम्पररी थे। आपके ऑप्शन होंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी, तो एक तरफ से नोबल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से थियोलॉजियंस जो हैं वो खफा हैं, और तीसरा आप लिख सकते हैं क्या, सेपरेटिंग टेंडेंसीज, जो मैंने आपको बताया कि एम्पायर में सेपरेटिंग टेंडेंसीज आ चुकी थी। और इसमें बंगाल हमने देखा है ना कि बंगाल आज़ाद हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ टाइम पे। माबार जो है मदुरई वो आज़ाद हो गया था, बाद में गुजरात आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो ये था डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और उसकी डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत की ये हालत है। डिसइंटीग्रेशन टेंडेंसीज जो है वो काफ़ी अपने चरम सीमा पे हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिर नेक्स्ट रूलर कौन आएंगे, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की तख्त पर बैठे थे तो दिल्ली सल्तनत का ये हाल था, दिल्ली सल्तनत लगभग टूट रही थी, और बहुत एरियाज जो हैं वो टूट भी गए दिल्ली सल्तनत से। इसलिए तो मैंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक को जो रियासत मिली थी वो लगभग अलाउद्दीन खिलजी के इतना ही थी। सबसे वास्ट एरिया पे रूल किसने किया है, तो तुगलक्स में मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है ये चीज। तो फिरोज शाह तुगलक आज का हमारा टॉपिक है, और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड क्या है, 1351 टू 1388, 1351 से 1388। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा। फिरोज शाह तुगलक जब रियासत में आएगा तो उसको लगेगा कि भाई ये सब प्रॉब्लम है, और ये सब प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं तो जो भी बचा कुचा एम्पायर है वो भी खत्म हो जाएगा, इजंट इट। तो फिरोज शाह तुगलक विल अडॉप्ट अ कॉन्सिलेटरी अप्रोच। ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया है, इसको आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक है सर जी, मतलब बार बार मोहम्मद बिन तुगलक को ज्यादा ही हो जाता है, तो एमबीटी मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा है। एकता सिस्टम, हाँ जी, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। फिरोज शाह तुगलक अभी डिस्कस करूंगा तो एकता सिस्टम में बताऊंगा जी, यहां पे जिक्र होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर।
अब इक्ता सिस्टम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बात ये निकलेगी कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो इक्ता को हेरिडिटरी बना देंगे, तो उसमें इक्ता सिस्टम के बारे में बताएंगे। देखिए, तो फिरोज शाह तुगलक जो है, he will adopt what? A conciliatory approach. Adopt a conciliatory approach. For what? To address the problems of empire. To address the problems of empire. ठीक है। और इस कॉन्सिलेटरी अप्रोच ऑफ फिरोज शाह तुगलक में चीफ कंपोनेंट क्या रहेगा? पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, लोगों को खुश करना। तो जो जो लोग सल्तनत से खफा थे उन लोगों को फिरोज शाह तुगलक कंसेशंस देंगे कि नहीं, दिल्ली सल्तनत को सपोर्ट करते रहिए। तो कौन कौन से लोग थे जो कि दिल्ली सल्तनत से खफा चल रहे थे, नाराज थे? उसमें से कौन से थे? नोबल्स थे ना ये। तो नोबल्स को अपीज करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जो नोबिलिटी है, नोबिलिटी को हेरिडिटरी बना दिया फिरोज शाह तुगलक ने, नोबल्स को खुश करने के लिए कि ठीक है, दिल्ली सल्तनत से आपको शिकायत होगी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड से, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब आपकी नोबिलिटी क्या हो जाएगी? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब क्या कि आपके बाद आपके बेटे को भी नोबिलिटी मिलेगी। अगर आपका बेटा नहीं है तो आपका जो सन इन लॉ है उसको नोबिलिटी मिलेगी। और मान लीजिए कि आपका सन नहीं है और सन इन लॉ भी नहीं है, तो आपकी जो स्लेव होंगे उसको नोबिलिटी मिलेगी। तो नोबिलिटी वाज मेड हेरिडिटरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें से दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने नोबिलिटी को हेरिडिटरी बना दिया? तो कौन थे वो? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। सेकंड, फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को भी हेरिडिटरी बना दिया। किसको? इक्ता को। तो इक्ता was made hereditary and what was इक्ता? तो इक्ता was territorial assignment. इक्ता was territorial assignment in lieu of military services. ये आपका डेफिनेशन है इक्ता सिस्टम का। What was इक्ता सिस्टम? It was territorial assignment. Territorial assignment मतलब एक टेरिटरी दिया जाएगा। टेरिटरी मतलब एक लैंड एरिया दिया जाएगा। अब उस लैंड एरिया में जितने भी गांव हो, ठीक है, और वो गांव जिसको दिया जाएगा इक्तादार को, वो क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वो इक्तादार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सुल्तान को वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करे। तो सुल्तान उस मिलिट्री सर्विस का पैसा नहीं देने वाला है, सुल्तान ने इक्ता दे दिया। इक्ता मतलब टेरिटोरियल असाइनमेंट। टेरिटोरियल असाइनमेंट समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा जमीन जिसमें बहुत सारी गांव भी होंगे, और उस गांव का जो भी रेवेन्यू होगा वो कौन रखेगा? एक पार्ट रखेगा इक्तादार, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, और कुछ पार्ट जो है वो उसको मिलिट्री ट्रूप्स मेंटेन करने के लिए चाहिए होगा। तो मतलब सुल्तान इक्ता देगा और कहेगा कि देखो भाई, तुमको इक्ता दे रहे हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम कि 5000 का फोर्स जो है वो तुमको मेंटेन करके रखना है, ताकि जब भी मुझे अगर प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे फोर्सेस को ले सकूं। ठीक है। अब ये जो 5000 या 10,000 फोर्सेस जो भी रखोगे, इसका पैसा हम नहीं देंगे, सुल्तान नहीं देगा पैसा। तो इसके मेंटेनेंस का पैसा कहां से आएगा साहब? तो ये जो इक्ता दिए हैं और इसमें से गांव से जो रेवेन्यू आ रहा है, इससे मेंटेन करो। तो दैट वाज इक्ता सिस्टम। तो पहले इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी नहीं होता था। इक्ता में मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी का इक्ता किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? नोबिलिटी को हेरिडिटरी बना दिया, इक्ता को भी हेरिडिटरी बना दिया। व्हाई? टू कीप नोबल्स इन गुड ह्यूमर। क्लियर है ये चीज? क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है? अपीजमेंट का। और क्यों पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कर रहा है? क्योंकि एम्पायर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका था। टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पायर ही इज फॉलोइंग दिस। क्लियर है? नेक्स्ट ग्रुप कौन था जो दिल्ली सल्तनत से नाराज चल रहा था? थियोलॉजियंस, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे थियोलॉजियंस का अप्रोच। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ कैसे हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक का तो सर नेचुरल डेथ है 1351 में। कुछ अगर इसके पास इसके इर्द गिर्द कोई स्टोरी अगर है तो वो मैं नहीं जान रहा हूं कि कैसे हुई, लेकिन हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ 1351 का है। मोस्ट प्रॉब्ली नेचुरल डेथ है। उसके बाद चलिए, तो थियोलॉजियंस जो थे वो दूसरे ग्रुप थे जो कि आपको नाराज चल रहे थे। किससे? दिल्ली सल्तनत से। तो थियोलॉजियंस को भी फिरोज शाह तुगलक ने अपीज किया।
ठीक है, वो कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज यहां पे मिसलेनियस याद रखिए कि अगर हम लोग पॉलिसीज बात करें फिरोज शाह तुगलक की, कि अपने जीवन काल में फिरोज शाह तुगलक ने कैसी पॉलिसी अपनाई, अगर इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इट इज अ मिक्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड लिबरल। अगर पॉलिसीज की बात करें कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने लाइफ टाइम में कैसी पॉलिसीज अपनाई है, पॉलिसी कहने का मतलब गवर्नेंस वो कैसे चलाया है, तो उनकी पॉलिसीज पे हमें दोनों एलिमेंट मिलते हैं। एक फिरोज शाह तुगलक का ऑर्थोडॉक्स नेचर भी मिलता है और एक तरफ फिरोज शाह तुगलक का लिबरल एटीट्यूड भी देखने को मिलता है। देखिए ऑर्थोडॉक्स कैसे देखने को मिलता है, ये यहां से क्लियर होगा। तो थियोलॉजियंस एक दूसरे ग्रुप थे जो कि दिल्ली सल्तनत से नाराज चल रहे थे। तो थियोलॉजियंस को अपीज करने के लिए पहले फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तो फर्स्ट ही ऑल्सो फिरोज शाह तुगलक स्टार्टेड, मतलब कि री इम्पोज्ड ठीक है। एंड व्हाट वाज जजिया, इट वाज अ टैक्स दैट वाज पेड बाय नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। सो इट वाज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स, और इस नॉन मुस्लिम्स में जनरली जो चिल्ड्रन होते थे या फिर विमेन होते थे, अगर ये सब नॉन मुस्लिम्स हैं या डिसेबल्ड हैं, तो ये सब एग्जेम्प्टेड होते थे जजिया देने से। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो मेल मेंबर्स हैं दे हैव टू पे व्हाट, जजिया। तो जजिया जो है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया। इससे पहले तक जो जजिया लगता था वो लैंड रेवेन्यू पे लगता था, तो लैंड रेवेन्यू पे एक सेस टाइप का जजिया लगता था, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पेट्रोल भरा रहे हैं तो पेट्रोल में स्वच्छ भारत सेस लगता है ना, तो वो सेस है। सेस कहने का मतलब क्या कि टैक्स के ऊपर टैक्स। लेकिन मान लीजिए कि स्वच्छ भारत सेस को एक सेपरेट टैक्स बना दे गवर्नमेंट इनकम टैक्स की तरह, तो उसको क्या कहेंगे कि दैट सेस हैज बीन मेड अ सेपरेट टैक्स, इजंट इट। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, री इम्पोज जजिया। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि किस तुगलक सुल्तान ने जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया था। तो सेपरेट टैक्स भी किसने बनाया है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ही मेड जजिया अ सेपरेट टैक्स। एंड व्हाई ही मेड अ सेपरेट टैक्स, अगेन टू अपीज थियोलॉजियंस, इजंट इट। तो हम कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का ये जो मोटिव था, इट वाज मोर पॉलिटिकल देन रिलीजियस। ही वाज डूइंग दिस थिंग व्हाई, टू कीप थियोलॉजियंस इन गुड ह्यूमर, कि थियोलॉजियंस जो हैं वो दिल्ली सल्तनत को सपोर्ट करते रहे। तो जो जो थियोलॉजियंस को खुश रखने वाली चीजें हो सकती थी वो फिरोज शाह तुगलक ने किया, और इससे हमें उसका ऑर्थोडॉक्स नेचर देखने को मिलता है। लेकिन अगेन कंक्लूड अगर हम लोग इस टॉपिक को करें तो ये कह सकते हैं कि ये जो अप्रोच है फिरोज शाह तुगलक का, इट इज मोर पॉलिटिकल, ये ज्यादा क्या है, सियासी है, एज कंपेयर टू रिलीजियस, ठीक है। तो थियोलॉजियंस के लिए उसने क्या किया, ही रीइंपोज जजिया। सेकंड उसने क्या किया कि ही नैरोड द नोबिलिटी बेस, ही नैरोड द नोबिलिटी बेस। तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे नोबिलिटी बेस में बहुत आउटसाइडर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, फिरोज शाह तुगलक ने उसको बंद किया। क्लियर है ये चीज। थर्ड आप बोल सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो प्रोसिक्यूटेड other sects which theologians considered heretic। हेरेटिक कहने का मतलब है जिसको थियोलॉजियंस कहते थे कि नहीं अन इस्लामिक सेक्ट है, उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, परसिक्यूट भी किया है। सेक्ट किसको कहते हैं, तो धर्म बनने से पहले जो फेज होता है, मान लीजिए कोई धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, फिलॉसफी है, आइडिया है। हिंदुइज्म क्या है, हिंदुइज्म धर्म है, लेकिन हिंदुइज्म क्या एक फिलॉसफी है, जो इस फिलॉसफी के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करेगा वो हिंदू है। सेम थिंग विद इस्लाम, सेम थिंग विद क्रिश्चियनिटी, isn't it? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि वैसे सेक्ट्स, और सेक्ट क्या होता है, रिलीजन से पहले का जो फेज, कोई भी आइडिया रिलीजन बनता है उससे पहले का जो फेज होता है उसको सेक्ट कहते हैं, ठीक है।
तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि वैसे सेक्ट जिसको थियोलॉजियंस ने अन इस्लामिक डिक्लेयर किया था उसको प्रोसिक्यूट भी किया, ठीक है। एंड व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स अगेन टू कीप थियोलॉजियंस इन गुड ह्यूमर सो दैट थियोलॉजियंस कंटिन्यू टू सपोर्ट दिल्ली सल्तनत। विजयनगर वाला एक बार रिपीट देखिए, विजयनगर हम लोग बहुत इलैबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। विजयनगर एम्पायर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही बना था, 1336 में, 1336 में, बाई हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का दो भाई हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर 1336 में बनाया था। अब ईयर देखिए 1336 में बता रहा हूं, और इससे एक साल पहले 1335 में क्या हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल वापस शिफ्ट कर दिया है। कहां से कहां तक, देवगिर उसने लाया था, उसके बाद वो दिल्ली ले गया। तो जब इंपरेटर, जब सुल्तान चला गया वापस दिल्ली, तो जो सेपरेटिंग पावर्स थे उनको एक बल मिल गया टू प्रोक्लेम अ सेपरेट स्टेट। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का वापस जाना दिल्ली की वजह से मैनिफेस्टेशन क्या है, राइज ऑफ सेपरेट एम्पायर्स इन साउथ इंडिया, जिसमें दो हैं, विजयनगर और बाहमनी। ये हम लोग इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। एक बार पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, सैयद्स और लोदीज, उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे और वापस आके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद बिन तुगलक याद है आपको, 1335 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था, उसका ये सब ये है क्या बोलते हैं इफेक्ट्स है, ठीक है। और फिर बिहार स्पेसिफिक भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी बिहार स्पेसिफिक भी आपका नहीं हुआ है, तो बिहार स्पेसिफिक तब समझ में आएगा जब आपका नेशनल पर्सपेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर हम लोग तुगलक, इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद डिस्कस करेंगे, ओके। ओके, तो ये है आपका थियोलॉजियंस का, ही परसिक्यूटेड द अदर सेक्ट्स विद थियोलॉजियंस कंसीडर्ड एज हेरेटिक। क्लियर है ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट, आर्मी। आर्मी भी एक ग्रुप थी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज चल रही थी, तो आर्मी को भी फिरोज शाह तुगलक ने अपीज किया। कैसे अपीज किया, अगेन बाय मेकिंग द पोस्ट हेरिडिटरी। आर्मी का भी पोस्ट उसने हेरिडिटरी बना दिया, ठीक है। तो जो अनफिट सोल्जर्स थे, जो अनफिट सोल्जर्स थे उनको फिरोज शाह तुगलक ने रिटायर किया, और उनकी जगह इन देयर प्लेस इन अनफिट सोल्जर्स के सन्स और सन इन लॉ और स्लेव्स, इनको अपॉइंट किया, ठीक है जी। तो मान लीजिए कोई बंदा है जो 55-56 साल का हो गया है, उसको सरकार ने कहा कि अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए और घबराने की बात नहीं है, अपने लड़के को भेज दीजिएगा, कल से ड्यूटी आपके जगह वो ज्वाइन करेगा। आर्मी वाले भी खुश, isn't it? तो ये आपका इस क्या है, पॉलिसीज है किसका, फिरोज शाह तुगलक का। अब देखिए इसका लिबरल पॉलिसी देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक का लिबरल पॉलिसीज क्या क्या है, ये समझ में आया। फिरोज शाह तुगलक का जो पॉलिसी उसने अडॉप्ट किया, पहले एम्पायर को संभालने के लिए, थियोलॉजियंस को खुश रखने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स उठाए, नोबल्स को खुश रखने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स उठाए, आर्मी को खुश रखने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स उठाए। इसके अलावा उन लोगों को भी तो खुश रखना है, क्योंकि सल्तनत के दो कंपोनेंट होते हैं सरकार के, एक पार्टी जो आज के डेट में पार्टी है, उस समय समझ लीजिए नोबिलिटी, और दूसरा आवाम। दोनों में अगर बैलेंस नहीं होगा तो सरकार चलेगी नहीं, isn't it? तो इट वाज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, जो इसने नोबिलिटी, थियोलॉजियंस और आर्मी को खुश रखने के लिए किया। अब लोगों को सपोर्ट लेने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले क्या किया कि फर्स्ट ही ट्रांसलेटेड न्यूमरस संस्कृत वर्क्स इन पर्शियन। तो बहुत सारे संस्कृत के जो किताब थे, जो संस्कृत का ज्ञान था, उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। क्यों, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू सोसाइटी। जब तक आप किसी समाज को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक उस समाज की प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां और उस समाज से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, द चैलेंजेस दैट विल एरप्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी, ये दोनों चीज आप नहीं समझ सकते हैं जब तक आप उस समाज के बारे में विस्तार में आपको ना पता हो, isn't it? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ही ट्रांसलेटेड न्यूमरस संस्कृत वर्क्स इन पर्शियन। अब इसमें जो हिंदूज थे वो भी थोड़ा सा खुश हो गए, क्यों, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने एक तो जजिया रीइंपोज कर ही दिया था,
और उसको काउंटर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ठीक है साहब, आपका जजिया लग रहा है, लेकिन ये भी देखिए आपकी बहुत सारी धार्मिक किताबों को हम पर्शियन में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से वो कौन सा तुगलक रूलर था जिसने संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। आपके आंसर होंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ जी नमस्ते, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉलिसी थी फिरोज शाह तुगलक की, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी जो फिरोज शाह तुगलक की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ये वाला पीटी में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ही स्टार्टेड फ्री हॉस्पिटल्स, ही स्टार्टेड फ्री हॉस्पिटल्स फॉर पुअर, गरीबों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने मुफ्त अस्पताल जो है वो बनवाए, और इन हॉस्पिटल्स को कहा जाता था दर उल सफा, दर उल सफा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिवल में आपका जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक में हमने दीवाने आमिर को ही बताया है आपको। दीवाने आमिर को ही क्या था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था ना जी, जो लोन प्रोवाइड करता था, और उस लोन को क्या कहते थे? टक्कावी। मुकद्दम्स कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। तब मैंने आपको बताया था कि खुद्स एंड मुकद्दम्स जो होते थे वो प्रॉस्पेरस सेक्शन होते थे विलेजेस के, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आमिल्स क्या होते हैं? AMILS। याद रखिए, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी जब मैंने बताया था तो बताया था ना आपको कि आमिल्स वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वेयर अपॉइंटेड बाय खिलजी फॉर मेंटेनिंग व्हाट? लैंड रिकॉर्ड्स, है ना। उसी तरीके से अब क्या नया टर्म आया है? दर सफा। एंड व्हाट वाज दरुल सफा? स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इट वाज फ्री हॉस्पिटल्स फॉर पुअर, और किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो प्रोवाइडेड डॉरीज फॉर पुअर्स डॉटर। ठीक है, गरीब बच्चियों की शादी हो उसके लिए फिरोज शाह तुगलक डॉरीज भी प्रोवाइड कराता था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो सेटअप लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। तो नहर भी फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाया। कैनाल्स क्यों चाहिए? फॉर इरिगेशन, है ना। और इरिगेशन किस में होती है? फार्मिंग में। फार्मर्स, मेजॉरिटी ऑफ जनता क्या थी जी? और आपकी तरह सर्विस कमीशन की तैयारी थोड़ी कर रही थी। मेजॉरिटी ऑफ जनता क्या थी? किसान थी। किसान को क्या चाहिए? सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो जाए। आज भी नेता लोग करते हैं वोट पाने के लिए। खैर, इनको वोट नहीं पाना था, इनको सपोर्ट पाना था, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो बगावत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, और इस कैनाल्स में आप लिख सकते हैं सेटअप एंड रिपेयर्ड, लिख सकते हैं रिपेयर्ड लार्ज नेटवर्क्स ऑफ कैनाल। और इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है सतलज। सतलज टू हर्सी, सतलज टू हांसी, HANSI, हंसी। तो ये कैनाल, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सतलज से हंसी का जो कैनाल है उसको किसने रिपेयर कराया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यहीं से यही सब क्वेश्चन आएगा। दरुल सफा क्या था? दरुल सफा किसने स्टार्ट किया? कौन सा तुगलक सुल्तान था जो गरीबों की बच्चियों के लिए डॉरीज देता था? सतलज हंसी कैनाल को किसने रिपेयर किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये पीटी के क्वेश्चन हो गए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है फिरोज शाह तुगलक? उसको कोई सपना आया है क्या? नहीं, अब यही कॉन्सेप्ट है। फिरोज शाह तुगलक इसलिए कर रहा है क्योंकि दिल्ली सल्तनत में डिसइंटीग्रेटिंग टेंडेंसीज आ चुकी थी बाय डिफरेंट सेक्शंस। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसने टाउन्स भी स्टैब्लिश कराए हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो सेटअप टाउन्स, और इस टाउन्स में दो टाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोजाबाद और हिसार। अब ये क्वेश्चन आएगा, फिरोजाबाद शहर इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी। तो ये सब कुछ स्टेप्स थे जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और इन सभी स्टेप्स के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक ट्राइड
to give empire a benevolent character, a benevolent character, या आप कह सकते हैं कि इन स्टेप्स के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक ने एम्पायर का इमेज मेकओवर किया। ठीक है, आप कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ट्राई टू डू व्हाट, इमेज मेकओवर ऑफ हुम, ऑफ एम्पायर टू बी एज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि फिरोज शाह तुगलक की जो पॉलिसीज है उसमें हमें दोनों एलिमेंट देखने को मिलता है, बोथ ऑर्थोडॉक्स एज वेल एज लिबरल। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप घर पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये लिख लिए आप लोग, तो कुछ मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूं, उसको ट्राई कीजिएगा लिखने का, अभी तक जहां तक पढ़ाई हुआ है। सर तो बनवाया कौन था ये कैनाल? अच्छा, ये देखिए, अब ये जो कैनाल्स हैं सतलज से हंसी तक का देखिएगा, तो ये इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ऐबक टाइम्स ओनली। ठीक है, ऐबक थे, ऐबक से पहले भी कैनाल से होता था, तो उसमें आप देखिएगा तो मौर्यास के भी बहुत सारे कैनाल्स हैं जो इस एरियाज में हैं। तो ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि बनाया किसने था, क्योंकि कैनाल नहर क्या होता था कि किसी सुल्तान ने बनाया। अब वो नहर है, कोई नाला तो है नहीं कि जाम हो जाएगा तुरंत। अब वो नहर चल रहा है, आपको लेट से 500 साल तक चला, फिर वो नहर सूखने लगा, पानी का जो कनेक्टिविटी है वो लॉस हो गया, फिर कोई दूसरे सुल्तान ने रिपेयर कर दिया। तो आपको कैनाल फिरोज शाह तुगलक से आएगा कि रिपेयर किसने किया था, आंख बंद के टिकाइएगा, फिरोज शाह तुगलक जिसने सतलज से हंसी का कैनाल रिपेयर किया है। टाउन होगा ना सर, वो तो नेम चेंज किया होगा। देखिए ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे कुछ नहीं था, जैसे कि पटना का ही बहुत सारा अगर आप एरिया देख लीजिएगा तो ऐसा नहीं था कि वो एरिया था नहीं, लेकिन वहां क्या होगा, जंगल होगा, isn't it? अब उसी जंगल को आप कटवाइए, उसमें 4-5 किराना का दुकान खुलवा दीजिए, एक अपार्टमेंट बनवा दीजिए, isn't it? तो आपने क्या किया, टाउन बसाया। ऐसा नहीं है कि जमीन का प्लॉट आपने वहां पे जाके लगा दिया। द सेम थिंग, टाउन्स का मतलब क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन टाउन्स? ज्योग्राफी में है ना टाउन्स, तो टाउन्स आप वैसे एरिया को कहते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसी को ना अर्बन एरियाज कहते हैं। अब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो तो इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया। टाउन्स वैसे क्षेत्रों को कहते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, अब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड भी तो कराना पड़ेगा ना, शहर में उसकी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। चलिए, तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक का। अब इसका मिलिट्री करियर देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक का। क्लियर है, ये पॉलिसीज हमने देख लिया, इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा। देखिए मिलिट्री करियर देख लेते हैं। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक का मिलिट्री करियर ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक मिलिट्री करियर इज नॉट मच, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि दिस टाइम तक फिरोज शाह तुगलक वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर, टुवर्ड्स consolidating his empire and to crush or and to appease the supportive section। तो इस समय तक तो आप देख ही रहे हैं ना कि फिरोज शाह तुगलक को जितना एम्पायर मिला है वही नहीं संभल पा रहा है, isn't it? दिल्ली छोड़ेगा, जहां दूसरे जगह जाएगा पता चलेगा कि दिल्ली भी हाथ से चली गई। तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक का मिलिट्री करियर ज्यादा नहीं है, लेकिन है कुछ क्षेत्र हैं जहां पे फिरोज शाह तुगलक का इन्वेजन है जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला है फिरोज शाह तुगलक का, तो कंप्लीटली एब्सेंट भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड है, आप कह सकते हैं इसको दूसरे शब्द में ऐसे लिख सकते हैं लिमिटेड, और ये ज्यादा सही रहेगा, लिमिटेड। तो कौन कौन है मिलिट्री करियर फिरोज शाह तुगलक का? तो पहला है बंगाल। ठीक है, बंगाल पे इसने चढ़ाई की एंड बंगाल वाज अगेन लॉस्ट। ठीक है, सेकंड है आपका जाजनगर। जाजनगर जो है ये मेडिवल नाम है उड़ीसा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए। जाजनगर जो है वो किसका मेडिवल नेम है? उड़ीसा का। यहां पे फिरोज शाह तुगलक वाज सक्सेसफुल
एंड यहां फिरोज शाह तुगलक हैज डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स ऑल्सो. वाई? टू कीप थियोलॉजियंस इन गुड ह्यूमर. ठीक है. देन थर्ड है इसका कांगड़ा एक्सपीडिशन. देन गुजरात एंड थाता. थाता जो है वो सिंध है. ठीक है, गुजरात एंड थाटा. और यहां पे ये आया था फिरोज शाह तुगलक टू क्रश रिबिलियन. ठीक है. कांगड़ा में उसे मिल गई थी और ही सबमिटेड द अथॉरिटी, आप कह सकते हैं हिल राजाज एक्सेप्टेड द अथॉरिटी. ठीक है. तो ये है आपका मिलिट्री करियर किसका? फिरोज शाह तुगलक का. ज्यादा नहीं है. क्यों? क्योंकि इस समय तक जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना था तो एम्पायर टूट रहा था, तो नए एरियाज को कैप्चर करने से ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या था? जो कि एरिया पहले से है दिल्ली सल्तनत में, उसका विखंडन, उसका डिस्ट्रक्शन रोकना. तो इसकी पूरी एनर्जी जो थी वो किस में गई? टू कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर. क्या है? दीवान प्लस खैरात. ये बताएंगे अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में दीवान और खैरात बताएंगे. ईयर आप लोग पूछ रहे हैं तो ईयर फिरोज शाह तुगलक का इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कांगड़ा का जैसे कि है 1357 है इसका. ठीक है, कांगड़ा का. ये सब ईयर अगर आपका है तो आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है. ये ईयर अभी मुझे नहीं पता है फिरोज शाह तुगलक का. बंगाल, जाजनगर, गुजरात का. कांगड़ा का 1357 है. आप चेक कर सकते हैं नेट पे अगर आपको ईयर लिखना होगा तो. टेम्पल इज डिस्ट्रॉयड कितने के पीछे क्या रीजन था सर? टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अगेन किस लिए? थियोलॉजियन जो उलेमाज हैं, उलेमाज का बहुत बड़ा होल्ड होता था ना आपको सल्तनत में, इजंट इट? तो उलेमाज मतलब थियोलॉजियंस आप समझते हैं ना, उलेमाज, तो वो काफी डिक्टेट करते थे पॉलिसीज. उलेमाज का सपोर्ट भी लेना बहुत जरूरी था और इसीलिए ये टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कि ऐसा इमेज बनाया जा सके उलेमास पे कि देखो आई एम द डिफेंडर ऑफ इस्लाम, कि उलेमास को भी लगे कि हाँ भाई ये जो शासक बना है ये इस्लामी शासक है, तो हम ना सपोर्ट करते रहेंगे. लेकिन शासक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सुल्तान का सल्तनत चलाना, चाहे वो कोई किसी भी माध्यम से चलाया जाए. तो इसलिए मैंने कहा ना कि फिरोज शाह तुगलक का जो भी स्टेप है इट इज मोर पॉलिटिकल देन रिलीजियस. आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक का डेथ. क्लियर है ये चीज? थाटा इंपॉर्टेंट है. थाता एंशिएंट नेम किसका है? सिंध का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक डेथ कब हुआ है? फिरोज शाह तुगलक का डेथ 1388 में. पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनेगा फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद? राजा मर चुका है, सेपरेटिंग टेंडेंसीज फिर से स्टार्ट होंगी, इजंट इट? तो देखिए नोबल्स अगेन दे स्टार्टेड कंटेस्टिंग फॉर पावर. देखिए जहां सियासत होगी, जहां पॉलिटिक्स होगी, वहां तो प्लानिंग और षड्यंत्र तो रचा ही जाएगा. दैट इज द पार्ट ऑफ द जॉब, इजंट इट? अगर आपको इतना ही परहेज है षड्यंत्र से, पॉलिटिक्स से, तो पॉलिटिक्स में मत आइए, इजंट इट? तो जो सुल्तान होते थे उनको ही पता होता था कि मेरे नाक के नीचे ही मतलब मेरे खिलाफ प्लॉटिंग चल रही है. लेकिन सल्तनत चलाने के लिए आपको उन सेपरेटिंग टेंडेंसीज के बावजूद उनको एक साथ लेके चलना होगा. दैट इज पॉलिटिक्स. ठीक है. तो नोबल जब फिरोज शाह तुगलक का डेथ हो गया तो अगेन द नोबल्स स्टार्टेड कंटेस्टिंग फॉर पावर. जो आर्मी थी फिरोज शाह तुगलक की, that had become what? Inefficient. And why it had become inefficient? Because of hereditary system, है ना? अब मान लीजिए किसी आर्मी का बेटा, हो सकता है आर्मी ऑफिसर का बेटा उतना फिट या उतना एबल ना हो जितना उसका फादर होगा,
isn't it? लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि आर्मी का सपोर्ट हो इसलिए उसने पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया था। तो अनफिट सोल्जर्स भी आ गए आर्मी में रिक्रूट होके। क्या क्वालिफिकेशन उनकी थी कि वो किसी फलाने बाबू के एक्स सोल्जर्स के क्या हैं, बच्चे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जो एफिशिएंसी होगी वो ना मतलब क्या होगी, वो इफेक्ट होगी। ठीक है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की आर्मी भी इनएफिशिएंट हो चुकी थी। ठीक है, जो गवर्नर्स थे, गवर्नर्स जो दूर दराज क्षेत्रों में गवर्नर होते थे, दे स्टार्टेड अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस, दे स्टार्टेड अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इन सब के अलावा ये सब तो दिल्ली सल्तनत की अपनी प्रॉब्लम थी, और एक जो हमेशा एक्सटर्नल थ्रेट होता था किसका, राजपूत राजाज एंड जमींदार्स का। ये तो शुरू से दिल्ली सल्तनत को फेस करना पड़ता था। दे स्टार्टेड रिबिलियन। तो फिरोज शाह तुगलक का डेथ होता है और अब एम्पायर टूटना स्टार्ट हो जाती है। बाद में फिर इसी एम्पायर को एक साथ लाएगा कौन, मुगल्स, जो कि 1526 में है, इसके लगभग 100 साल बाद। दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थी और अब वो क्या होने लगी थी, टूटने लगी थी। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज। अब इस टाइम पीरियड में फिरोज शाह तुगलक के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद चाहे मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो देखिए जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बना तो सिचुएशन ये था, ऐसा रियासत उसको मिला है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको उसको सॉल्व करना है। अगर बादशाह बन के रहना है तो आप लोग सॉल्व कर लेते, कर ही लेते, आप लोग एबल लोग हैं, है कि नहीं। वो नहीं कर पाया, isn't it? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था, ही वॉज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट। ये सिचुएशन थी और इस सिचुएशन को कंटेन करने की एबिलिटी उसमें नहीं थी, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन एकदम लैक्स्ड छोड़ दिया, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। और जब दिल्ली सल्तनत टूट ही रही है उसमें क्या होता है, तैमूर का इन्वेजन हो जाता है 1398 में। तैमूर द लंगा, जो उसका नाम आपने सुना है, उज्बेकिस्तान के थे वो, तैमूर द लंग, isn't it? तो 1398 में, ये क्लियर है आपका। फिरोज शाह तुगलक का डेथ के बाद ये पॉलिटिकल कंडीशन हुआ है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन किंग बने हैं, बादशाह, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये लिख लिया है आपने, तो आगे बढ़े क्या हम लोग, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए तो देख लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, इनका टाइम पीरियड आपको बोलना होगा तो क्या कहेंगे आप, 1388 टू 1412, किसी किसी बुक में 14 भी दिया हुआ है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ही टाइम पीरियड में क्या हुआ है, तैमूर का इन्वेजन, तैमूर्स इन्वेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ है, और तैमूर ने जब अटैक किया और जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हार गया तो उससे क्या हुआ कि द वीकनेस ऑफ एम्पायर, एम्पायर की जो कमजोरियां थी, वीकनेस ऑफ एम्पायर गॉट एक्सपोज्ड टू कॉमन पीपल ऑल्सो। तो आम जनता भी अब जानने लगी कि अब बादशाह में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें कंट्रोल कर सके। ठीक है, और ये किसने प्रूव किया, तैमूर का इन्वेजन ने। कब हुआ है, 1398 में। किसके टाइम पीरियड पे, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पीरियड पे। और इसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन हुआ एम्पायर का, ये क्या हो गया, फास्ट हो गया। और 1415 तक आते आते तुगलक डायनेस्टी केम टू एन एंड। ठीक है जी, तो दैट वाज अबाउट तुगलक्स, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को संभाला था खिलजी के बाद। फिरोज शाह तुगलक में दरुल सफा याद रखिएगा, और फिरोज शाह तुगलक में एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार
जो है उसको कुतुब मीनार को बनाने में किसका किसका योगदान है। तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है जो मैंने आपको बताया था, जिसने स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक का भी कंट्रीब्यूशन है। वो हुआ ये था कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई थी, जो लाइटनिंग होता है, काफी ऊंचा है कुतुब मीनार, जिसकी वजह से उसका जो एक फ्लोर है कुतुब मीनार का वो डैमेज हो गया था, ठीक है। तो जब वो डैमेज हो गया तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या किया, उसको रिपेयर करवाया, इजंट इट। तो कुतुब मीनार में ये तीन जो रूलर हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। और अगर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पूछेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब उस पूरे एरिया, कुतुब मीनार तो जो कुतुब मीनार हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया उसके आसपास का एरिया, तो अगर कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो उसमें एक अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आ जाएगा, क्योंकि उसने एंट्रेंस बनवाया था कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का। तो ये थे कुछ मिसलेनियस पार्ट, और इस तरीके से आपका तुगलक डायनेस्टी खत्म होता है। अभी हम लोग, दौलत खान वॉज नॉट द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक। दौलत खान लोदी जो है, ऐसे तो आपका फिरोज शाह तुगलक ही, नासरुद्दीन महमूद तुगलक ही आपका आता है। चलिए मैं चेक करूंगा, बट एज फार एज आई नो इट इज नासरुद्दीन महमूद तुगलक द लास्ट एम्परर। आप सर्च करके देख लीजिए नेट पे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या 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 हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, नासरुद्दीन महमूद तुगलक आप सर्च कर सकते हैं, वही तो, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका? तो अब देख लेते हैं हम लोग, कंसोलिडेट कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। चलिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया में हमने क्या देखा है आपका, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी, ठीक है। और इसमें देखा है दो बैटल, 1191 1192, है ना। उसके बाद देखा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। And what is the Delhi Sultanate? It is the first Islamic kingdom in India, though it was not purely Islamic, है ना। दिल्ली सल्तनत जो है, it is amalgamation of few dynasties, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजीज, खिलजीज के बाद तुगलक्स, तुगलक्स के बाद सैयद्स, सैयद्स के बाद लोदीज, ठीक है। टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी का था कब से कब तक, 1206 से 90, खिलजीज 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1412 या 14 लिख सकते हैं, सैयद्स 1414 टू 1451, लोदीज 1451 टू 1526, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो है ये कब से कब तक का टाइम पीरियड है, 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड जो है ये क्या है, दिल्ली सल्तनत है, जिसमें ये डायनेस्टीज ने रूल किया है। स्लेव डायनेस्टी में हम लोगों को पढ़ना क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका सिलेबस था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद बलबन। ये चार रूलर जो हैं ये किस में आ जाएंगे, स्लेव में, इजंट इट। समझ में आ रहा है चीज, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे है, क्या हिस्ट्री में पढ़ना ही क्या है बेसिकली। देखिए उसके बाद इसको रब कर देते हैं, यहां तक लिख लिए आप लोग। उसके बाद खिलजीज हैं, खिलजीज हैं, खिलजीज में पढ़ना हमें किसका है, जलालुद्दीन खिलजी, जो हम लोगों ने पढ़ रखा।
अलाउद्दीन खिलजी को इलैबोरेटली पढ़ना था, उनके मार्केट रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स सबको, और थोड़ा मोड़ा मलिक काफूर। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर। तुगलक्स में आपको 3 बादशाह के बारे में पढ़ना था, गियाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना। कल के लेक्चर में हम लोग सैयद डिस्कस करेंगे, उसके बाद लोदीज के बाद स्टार्ट हो जाता है क्या, मुगल्स के बाद अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेज के बाद गांधी जी आ जाएंगे, उसके बाद आज़ादी मिल जाएगी, फिर पॉलिटी स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है, अब यही सीक्वेंस है। और यहाँ लोदीज पढ़ाने के बाद फिर मैं एक बार पीछे आऊंगा, क्योंकि इतना इवेंट के बाद कुछ माइनर इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर का फॉर्मेशन, बहामनी किंगडम का फॉर्मेशन, इसमें बिहार स्पेसिफिक का भी एलिमेंट है। क्लियर है ये चीज? तो पता होगा अब आपको कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और सीक्वेंस में पढ़ना है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट सीक्वेंस। ये नहीं कि पहले लोदीज पढ़ लिया उसके बाद तुगलक पढ़ दो तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है जी, तो ये था फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी केम टू एन एंड। कल के लेक्चर में हम लोग सैयद डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। एंशिएंट बाकी है, 1 मिनट, एंशिएंट बाकी है। एंशिएंट का आप पूछ लीजिएगा, ऑफलाइन क्लास में होगा। ऑनलाइन में मिडीवल का बताया गया है, तो मिडीवल खत्म करा रहे हैं। बाद में फिर मुझे नहीं पता, एंशिएंट का कुछ टॉप बैचेस में हुआ भी है, एंशिएंट कुछ बैचेस में नहीं भी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो मिडीवल का चल रहा है। एंशिएंट होगा, आई थिंक ऑफलाइन में होगा वो। थैंक यू।